आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स के ऊपर, कक्षा 12 की फिजिक्स के ऊपर। अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम लोग जिन टॉपिक्स को कवर अप करते हुए आ रहे हैं उनको करेंगे कंटिन्यू, और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा परावैद्युत यानी कि डाई इलेक्ट्रिक। एक्चुअली डाई इलेक्ट्रिक को आप सभी जानते हैं, अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, बट आपको जो है ये नाम नया लग रहा है, पहले आप इसको किसी और नाम से जानते थे। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बातों को डिस्कस करेंगे। सो आई होप आप लोग रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर और समझते हैं आज की क्लास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को। सो डियर स्टूडेंट्स, हेडिंग डाल दीजिए आज के टॉपिक की। आज का हमारा टॉपिक है परावैद्युत। यानी कि डाइलेक्ट्रिक। चलिए, डाइलेक्ट्रिक को समझने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बातों को कवर अप करते हैं और फिर हम लोग परावैद्युत की परिभाषा के ऊपर आएंगे। ठीक है ना? परावैद्युत की परिभाषा के ऊपर हम उसके बाद आ जाएंगे। हम लोग ये देखते हैं कि हमने जो इलेक्ट्रिकल जो बिहेवियर है यानी जो वैद्युत व्यवहार है उसके आधार पर पदार्थों को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है, कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है ना। तो हमने बोला कि कुछ पदार्थ जो है कंडक्टर होते हैं, कुछ पदार्थ इंसुलेटर होते हैं और कुछ इनके बीच में होते हैं सेमीकंडक्टर जिनको हम कहते हैं। यानी कुछ पदार्थ चालक होते हैं, कुछ पदार्थ अचालक होते हैं, ठीक है, और कुछ इनके बीच के होते हैं जिनको हम अर्धचालक बोलते हैं। ये बातें हम जानते हैं, ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में आपने काफी बार पढ़ी होंगी। बट तो ये हमने तीन टाइप की कैटेगरीज देख ली वैद्युत व्यवहार के आधार पर, है ना। तो इनकी परिभाषाएं लिखते हैं, पहले इनको समझने की कोशिश करते हैं। वन बाय वन बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से हम लोग काम करेंगे तो हमारी समझ में ज्यादा चीजें आएंगी। तो सबसे पहले हेडिंग पुट अप कीजिए। सबसे पहले हेडिंग पुट अप करेंगे वैद्युत व्यवहार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल बिहेवियर, पदार्थ को निम्न भागों में बांटा गया है। निम्न भागों में बांटा गया है, ठीक हो गया। तो पदार्थ को हमने निम्न भागों में बांट दिया। कौन कौन से भाग हैं ये? चलिए, तो तीन ब्लॉक हम बना लेते हैं अलग अलग, ठीक है, तीनों टाइप्स को डिस्कस करने के लिए। 2 एंड लास्ट में 3, ठीक है। तो वन बाय वन हम तीनों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट में हेडिंग पुटअप करेंगे चालक, यानी कि कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के बारे में अगर बात की जाए सॉरी, चालक के बारे में बात की जाए तो आप जानते हैं ना, जिनसे होकर विद्युत का प्रभाव संभव हो पाता है। यानी कि अगर चालक एक ऐसा पदार्थ है जिसमें मैं विद्युत धारा को डालूंगा तो उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित अपने आप हो जाएगी, है ना, वो पास कर जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर जाएगा, है ना। उसको हम कहते हैं चालक। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो उसे हम कहते हैं चालक। नेक्स्ट अगर बात करूं कि जो चालक के बारे में हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं चालक को, तो ये तो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में डिफाइन इस तरीके से करते हुए आते थे कि अगर मैं किसी पदार्थ के दोनों सिरों के बीच या किसी पदार्थ से होकर के विद्युत का प्रवाह करूं, अगर वो संभव हो जाता है तो उस पदार्थ को चालक कहते हैं, अन्यथा उसे अचालक कहते हैं, है ना। तो एक ये डेफिनेशन तो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में देखते थे। अभी आप क्या पढ़ेंगे, अभी हम जो है नई तरीके से इसको डिफाइन करेंगे। ऐसे पदार्थ, हम लोग लिखेंगे ऐसे पदार्थ, ऐसे सब्सटेंस, कॉमा, जिनमें
ऐसे सब्सटेंस जिनमें बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर, बाह्य विद्युत क्षेत्र मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी समझाई जाएगी आपके बात, लगाने पर बहुत अधिक आवेश वाहक गतिमान हो जाते हैं। बहुत अधिक आवेश वाहक गतिमान हो जाते हैं। गतिमान यानी कि मूवमेंट करने लग जाते हैं, उन्हें हम चालक कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, उदाहरण की बात करें। एग्जांपल्स, इसके जो एग्जांपल्स हैं उनमें से मुख्य हैं लोहा यानी आयरन, तांबा यानी कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ठीक है, और एल्यूमिनियम के अलावा चांदी, पारा आदि। ये सभी क्या है भाई? ये सभी चालक हैं, ठीक है, और ये सभी धातुएं हैं, आप ये भी जानते हैं। तो धातुएं जो हैं चालक होती है, बेसिकली हम इस बात को कह सकते हैं। मेटल्स आर कंडक्टर्स, बेसिकली हम शॉर्ट फॉर्म में इस बात को रख सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट जिसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं वो है अचालक। या इंसुलेटर, अचालक कह लीजिए, कुचालक कह लीजिए, इंसुलेटर कह लीजिए, और इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है, इसे हम विद्युत रोधी भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? विद्युत रोधी भी कहते हैं। ठीक है ना। तो आप लिखेंगे ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो संभव नहीं हो पाता, जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं हो पाता, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम अचालक या कुचालक कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम विद्युत रोधी भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। विद्युत रोधी भी इन्हें ही कहते हैं। ठीक हो गया, समझ में आ गई बात? ठीक है। तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर के विद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं हो पाता, ऐसे पदार्थ कौन कौन से? अगर उदाहरण के ऊपर बात करेंगे हम, अगर एग्जाम्पल के ऊपर बात करेंगे हम, तो वो है रबड़, कांच, ठीक है, कागज आदि। ये सभी क्या है? ये सभी इंसुलेटर है या फिर विद्युत रोधी है। ठीक है ना। एंड एट लास्ट जिनको हमको डिस्कस करना है वो है सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात की जाए तो सेमीकंडक्टर्स आप लिख सकते हैं जिनकी चालकता या फिर जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह जो है वो गुण चालक पदार्थ एवं कंडक्टर सब्सटेंस एवं अचालक पदार्थों के मध्य जो एग्जिस्ट करते हैं, जो इनके बीच में इंटरमीडिएट सब्सटेंस एग्जिस्ट करते हैं, वो हम उन्हें अर्धचालक कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर। तो अभी जो हमारा फिलहाल जो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है, जिसके ऊपर हम ज्यादा बात करेंगे, जिसके ऊपर हम ज्यादा डिस्कशन करेंगे, वो है चालक एवं अचालक। वह चालक एवं अचालक। तो कंडक्टर और इंसुलेटर के ऊपर हम लोग बात करते हैं।
कंडक्टर और इंसुलेटर के ऊपर अगर बात की जाए तो हमारे पास सपोज कोई कंडक्टर है इस प्रकार का, ध्यान से समझना इस बात को। सपोज हमारे पास कोई कंडक्टर है इस प्रकार का, ठीक है, कोई कंडक्टर है इस प्रकार का, और इस कंडक्टर में हम ये कह रहे हैं कि हमने इसमें एक्सटर्नल जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अप्लाई कर दिया, विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दिया। और अगर ये चालक होगा, ये क्या होगा, अगर चालक होगा यानी कंडक्टर होगा, अगर ये चालक होगा तो क्या होगा, ये चालक होगा तो हम ये देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र इस तरफ है ना, तो इसके अंदर अभी क्या लिखा था हमने डेफिनेशन में पीछे, चालक में देखो, विद्युत क्षेत्र लगाने पर बहुत अधिक आवेशवाहक गतिमान हो जाते हैं। तो आवेशवाहक मतलब नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, जैसे हमने इधर की तरफ इसमें विद्युत क्षेत्र अप्लाई करा, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा, तो इसमें जो आवेशवाहक होंगे ना, वो ऐसे नेगेटिव चार्ज तो इस तरफ आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज तो विपरीत दिशा में भागने लग जाएंगे, और पॉजिटिव चार्ज जो है, धन आवेश जो है, इसकी दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में भागने लग जाएंगे। क्या बोला, नेगेटिव चार्ज तो विपरीत दिशा में भागने लग जाएंगे, है ना, और जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है उसकी दिशा में भागने लग जाएंगे। यहाँ पर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है वो ये है कि यहाँ पर जो अंदर भी क्या होता है, एक विद्युत क्षेत्र होता है, क्योंकि आवेशों का प्रवाह हो रहा है, और बाहर भी एक विद्युत क्षेत्र होता है, इसको हम ई आउट और ई इन के नाम से संबोधित कर सकते हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने वाली वो ये है कि ई आउट और ई इन जो विद्युत क्षेत्र होता है, दोनों का योग क्या होता है, शून्य होता है, दोनों का सम क्या होता है, शून्य होता है। ईओ प्लस ई इन इज इक्वल टू 0। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चालक, इतनी बात समझ में आई। जैसे इसमें विद्युत क्षेत्र आरोपित क्या, नेगेटिव चार्ज, ऋण आवेश जो है एक तरफ भागने लग जाएंगे, धनावेश एक तरफ भागने लग जाएंगे। ऋण आवेश जो है क्षेत्र की दिशा के विपरीत भागेंगे, और धनावेश क्षेत्र की दिशा के साथ भागेंगे, ठीक है ना। तो ये हमने इन्हें क्या कहा, हमने क्या कहा, आवेशवाहक जो है गतिमान हो जाते हैं। आवेशवाहक क्या हो जाते हैं, गतिमान हो जाते हैं, ठीक हो गया। चलिए, सो दूसरा जो केस है वो हमारे पास है, दूसरा जो केस है वो हमारे पास है किसका, वो हमारे पास है दूसरा केस अचालकों का। तो अचालकों का भी केस स्टडी कुछ इसी प्रकार से करते हैं। चलिए, सपोज ये एक अचालक पदार्थ है, ठीक है, इसको भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें भी हमने जनरेट किया, ठीक है। और ये कैसा पदार्थ है, अचालक पदार्थ है, इंसुलेटर पदार्थ, विद्युत रोधी भी इसे हम कहते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें हमने जब एक्सटर्नल फील्ड लगाया E0, ठीक है, E0 है, जब इसमें हमने ये लगाया तो हमें कोई ज्यादा फर्क होता हुआ नहीं दिखा, कोई ज्यादा फर्क पड़ता हुआ नहीं दिखा। हमने अब तक क्या बोला था, अब तक हमने ये बोला था कि यहाँ पर हमको कोई भी विद्युत जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत का प्रवाह है, वो संभव नहीं हो पा रहा। अब तक की परिभाषा हमारी ये थी, ठीक है ना। लेकिन क्या होगा कि अगर हम इसमें यहाँ पर ये चेक करने की कोशिश करें कि जो आवेश है वो फ्रीली इस डायरेक्शन से ऐसे में, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस डायरेक्शन से ऐसे में गति कर पाएगा, इसे हम आवेशों की मुक्त गति यानी कि फ्री मूवमेंट कहते हैं। तो वो यहाँ पर तो पॉसिबल है इस वाले केस में, चालक के केस में, लेकिन इस वाले केस में पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर जो आवेश की मुक्त गति है वो संभव नहीं होती। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भले ही ये गति जो है पॉसिबल नहीं होती, लेकिन फिर भी इसके पृष्ठ पर फिर भी क्या है, फिर भी ये जो इंसुलेटर है इसके पृष्ठ पर क्या है, इसके पृष्ठ पर कहां पर, सरफेस पर, सिर्फ सरफेस पर हम क्या देखते हैं, सरफेस पर आवेश देखते हैं, ठीक है ना। सिर्फ इसके पृष्ठ पर कुछ आवेश जो है हमको प्रेरित होता हुआ दिखता है। और यहाँ पर आवेश प्रेरित होगा तो मतलब एक फील्ड बनेगा, एक फील्ड यहाँ पर भी बनेगा, है ना। कहां पर, सिर्फ पृष्ठ पर बनेगा, ठीक है, सिर्फ पृष्ठ पर बनेगा। तो वो क्या करेगा, जो अंदर जो विद्युत क्षेत्र बनता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है यहाँ पर, वो इस वाले क्षेत्र का विरोध करेगा। भाई जैसे यहाँ पीछे वाले केस में हो रहा है ना, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, विद्युत क्षेत्र जनरेट हो रहा है, वो बाहर वाले विद्युत क्षेत्र का विरोध करता है। तो यहाँ पर भी सेम केस होगा। लेकिन जो अंदर जो विद्युत क्षेत्र बना है
वो जो है इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता, इतना बड़ा नहीं होता कि इसके प्रभाव को नल कर पाए। यानी कि जो कंडीशन हमने यहाँ पर देखी है, जो कंडीशन हमने पीछे देखी है, वो कंडीशन यहाँ पर होती हुई हमें नहीं दिखती, वो कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हमें होती हुई नहीं दिखती। मतलब E0 प्लस ई इन दोनों वैद्युत क्षेत्र तो हमको बनते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त नहीं कर पाते। कुल विद्युत क्षेत्र जो है वो निकल करके शून्य उसका मान नहीं हो पाता। ठीक है ना, आ गई बात समझ में? इतनी बात समझ में आई? तो जो ये पदार्थ है ना, ये वाले पदार्थ जिनको हम इंसुलेटर कह रहे हैं, ठीक है, इन्हीं को ही हम एक नया नाम देते हैं, इन्हीं को ही हम नया नाम देते हैं परावैद्युत। इनको ही हम नाम देते हैं परावैद्युत। तो परावैद्युत और कुछ नहीं जो है इंसुलेटर है, परावैद्युत यानी कि डाई इलेक्ट्रिक। आगे बात समझ में? डाई इलेक्ट्रिक क्या है? इंसुलेटर ही है। ठीक है ना, इसमें हमने विद्युत धारा प्रवाहित कराई, तो इसके पृष्ठ पर, किसके? परावैद्युत के पृष्ठ पर एक विद्युत क्षेत्र जनरेट हुआ, प्रेरित हुआ, जो कि क्या करेगा, जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है, जो बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको अपोज करने की कोशिश करता है। लेकिन अगेन ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता कि इसको पूरी तरीके से इसके प्रभाव को खत्म कर पाए, इसीलिए ये जो है इन दोनों का जो योग हम देख रहे हैं वो 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम परावैद्युत कहते हैं। तो परावैद्युत तो आपको समझ में आ गया, परावैद्युत आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो परावैद्युत को अगर हमको स्टडी करना है, परावैद्युत को हमको अगर देखना है, तो हम लोग इसको समझने के लिए हम इसके मॉलिक्यूल लेवल पर इसको समझते हैं। कहां पर समझते हैं? इसके अणु स्तर पर। तो परावैद्युत के जो कोई पदार्थ है हमारे पास, अणु स्तर पर हम लोग कैसे समझते हैं कि कोई भी पदार्थ है XYZ, कोई भी पदार्थ हमारे पास है, कोई भी मैटर है, ये किससे मिलकर बना होता है? भाई ये अणुओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। ये बात तो हम सभी जानते हैं, केमिस्ट्री में भी हम लोग इस बात को पढ़ते हैं और फिजिक्स में भी हम लोग इस बात को जानते हैं, बेसिक साइंस है कि कोई भी पदार्थ है ये जो किससे मिलकर बना होता है, ये अणुओं से मिलकर बना होता है ना। तो आप ध्यान दीजिए कि जैसे अणु हैं, अणु दो प्रकार के होते हैं। अणु कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ध्रुवित होते हैं जिनको ध्रुवीय अणु कहते हैं, और अध्रुवित होते हैं जिनको हम अध्रुवीय अणु कहते हैं, नॉन पोलराइज्ड। पोलराइज्ड मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलराइज्ड मॉलिक्यूल। तो जो पोलराइज्ड मॉलिक्यूल हैं, जो पोलराइज्ड, जो ध्रुवीय अणु हैं, उनकी अगर बात करूं तो इसके अंदर आएंगे HCl हो गया, है ना, और इसके अलावा H2O हो गया। ये सभी क्या है? ध्रुवीय अणु हैं। ठीक है ना, और जो अध्रुवीय अणु हैं वो हो गए ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, ये हो गए अध्रुवीय अणु। ठीक है ना, तो जो अध्रुवीय अणु होंगे इनमें कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता, बस इतना ध्यान रखना है। अणु जो है दो प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय। तो जो अध्रुवीय अणु होंगे उसमें द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा था ना हमने, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये शून्य होता है, 0 होता है। कितना होता है? शून्य। किसमें? अध्रुवीय। ठीक है, नॉन पोलराइज्ड में। और जो ध्रुवीय अणु होते हैं उनके पास जो है, इनके पास जो है द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इनके पास जो है द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इनका होता है, वैद्युत द्विध्रुव, सॉरी, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम परावैद्युत को अच्छे तरीके से समझने के लिए हम उसके अणु स्तर पर जाएंगे और वहां पर हम लोग समझेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर जो है द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होने का मतलब सिर्फ ये है कि ये सममित होते हैं। क्या होते हैं? सिमेट्रिकल होते हैं। जैसे कि हम बात करें जो अगर सिमेट्रिकल में क्या केस होगा, सिमेट्रिकल में जो नेट जो आवेश होगा वो 0 होगा। मतलब आप इतना समझ के चलिए कि जो सममित अणु होते हैं, जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, वे अध्रुवीय होते हैं, उनका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब जब हम क्या करेंगे, जब किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में अध्रुवीय अणु को रखेंगे, ठीक है ना, इस वाले को हम क्या करेंगे, इसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। तो कोई अध्रुवीय अणु है सपोज, इसको हमने क्या करा, अध्रुवीय अणु से क्या मतलब है भाई? नेगेटिव पॉजिटिव आवेश तो उसके अंदर होंगे, धनावेश ऋणावेश। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो जब कोई अध्रुवीय अणु बाह्य विद्युत क्षेत्र में
इसके जो धनावेश होंगे और ऋणावेश होंगे उनके साथ क्या होगा, अभी बताया था, जैसे हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इसका ऋणावेश इधर आ जाएगा और धनावेश इधर आ जाएगा, है ना, ये बात हमने अभी पढ़ी थी। तो विपरीत दिशाओं में विस्थापित हो जाते हैं। ये विस्थापन तब रुकेगा जब, कब तक ये विस्थापित होते रहेंगे, जब तक कि जो है जो बाह्य बल इस पर लग रहा है और जो इसके अंदर का बल होगा, जब तक ये क्या नहीं हो जाता, संतुलित नहीं हो जाता, जब तक ये बैलेंस नहीं हो जाता, तब तक ये जो आवेश है ये गति करते रहेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्या, आप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस केस में कि यहाँ पर एक प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण होता है। यहाँ पर इस कारण क्या होगा, एक प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल हमको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हमको देखने को मिलेगा। तो इस केस में हम इसे कहते हैं कि इसको हमने बाह्य क्षेत्र द्वारा ध्रुवित करा है। ठीक है, इनको हम कहते हैं बाह्य क्षेत्र द्वारा ध्रुवित इसको करा गया है। पहले क्या था, ये अध्रुवित था, इस पर हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। यहाँ पर इनका क्या हो गया, यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल जो है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है वो इंक्लूड हो गया, वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गया। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। लेकिन जैसे हमारे जो डिफरेंट द्विध्रुव हैं, ठीक है, अगर बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति होगी, बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति भी होगी, तो वहां पर हम देखते हैं कि जो द्विध्रुव आघूर्ण है, नेट द्विध्रुव आघूर्ण, वो शून्य होता है। नेट द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है ना। तो फिलहाल हमारा जो डिस्कशन करने का पॉइंट था वो ये था कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे परावैद्युत के बारे में। ठीक है, तो परावैद्युत जो है वो एक ऐसा पदार्थ है जो कि विद्युत क्षेत्र को, जो कि विद्युत को कंडक्ट नहीं करता है, विद्युत का चालन नहीं करता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र के में जब इसको रखा जाता है तो इसके पृष्ठ पर एक विद्युत आवेश जो है गति करने लगते हैं, इसके पृष्ठ के आवेश। ठीक है, जो कि बाह्य जो विद्युत क्षेत्र है उसका विरोध करते हैं और एक विद्युत क्षेत्र अंदर खुद से जनरेट कर लेते हैं। लेकिन ये इतना कैपेबल नहीं होता कि ये बाह्य वाले विद्युत क्षेत्र जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका विरोध कर पाए। ठीक है, बट ये सिर्फ पृष्ठ पर जनरेट होता है। अंदर जो इसका स्ट्रक्चर है, हम ये जानते हैं कि पदार्थ जो अणुओं से मिलकर बना होता है। तो परावैद्युत को समझने के लिए हम ध्रुवीय और अध्रुवीय अणुओं के बारे में समझ सकते हैं। ठीक है, जो ध्रुवीय होते हैं उनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जो अध्रुवीय होते हैं उनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की उपस्थिति में इनमें द्विध्रुव आघूर्ण आ जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। छोटा सा टॉपिक था परावैद्युत। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आज की जो बातें आपको बताएगी वो समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने आज की क्लास में कुछ नया जरूर सीखा होगा और घर से आप इन चीजों को एक बार रिवाइज जरूर करके लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।